Hello, my name is Kiran, and in this video, we are going to continue the chapter excretion in animals. Let's start with a fresh topic that is freshwater animals. So, we've already done marine water osmoregulation or osmoregulation in marine animals. Let's start. So, it says the osmoregulatory problems of freshwater animals are opposite that of marine animals. Exactly. क्योंकि marine animals के around हाइपर ऑस्मोटिक इन्वायरमेंट होता है, जबकि फ्रेश वाटर में क्या होता है कि जो ऑर्गेनिज्म की बॉडी है उसका बॉडी फ्लूइड का ऑस्मोलैरिटी ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू द आउटर इन्वायरमेंट। तो इनका मसला डिहाइड्रेशन नहीं होता। मरीन एनिमल्स का मेन मसला क्या था? डिहाइड्रेशन। जबकि फ्रेश वाटर एनिमल्स हैव अ प्रॉब्लम ऑफ फ्लडिंग। तो पानी ऑस्मोसिस के थ्रू इनके बॉडी सरफेस से अंदर आता है, और जो बॉडी में सॉल्ट प्रेजेंट है वो डिफ्यूजन के थ्रू बॉडी से बाहर जाता है। ठीक है, जैसे कि गिल्स वगैरह हो गए, इनके थ्रू बॉडी से बाहर जाता है। तो अब ये तो प्रॉब्लम है। उसके बाद वो कहता था बॉडी फ्लूइड्स ऑफ फ्रेश वाटर एनिमल्स मस्ट बी हाइपर ऑस्मोटिक। ऐसी सी बात है, क्योंकि देखो फ्रेश वाटर एनिमल्स की जो बॉडी फ्लूइड है उसके अंदर सॉल्ट या ऑस्मोलैरिटी ज़्यादा है, वो हाइपर ऑस्मोटिक है। ठीक है, एज कम्पेयर टू बाहर का इन्वायरमेंट, बिकॉज एनिमल सेल्स कैन नॉट टॉलरेट सॉल्ट कंसनट्रेशन एज लो एज दैट ऑफ लेक और रिवर वाटर। इसका मतलब ये है कि जो फ्रेश वाटर एनिमल्स हैं उनका बॉडी फ्लूइड हाइपर ऑस्मोटिक तो होता है, और ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि अगर आप बात करो फ्रेश वाटर की तो उसमें जितना सॉल्ट कंसनट्रेशन रहता है एक फ्रेश वाटर एनिमल उतना सॉल्ट कंसनट्रेशन नहीं रख सकता, क्योंकि वो बहुत लो होता है। ठीक है, तो हमारे सेल को, या वी आर नॉट फ्रेश वाटर एनिमल्स, लेकिन जो हैं उनको, वो एनिमल्स को एक प्रॉपर क्वांटिटी में सॉल्ट कंसनट्रेशन चाहिए होता है, डेफिनेटली हायर देन व्हाट दे हैव इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। सिंस फ्रेश वाटर एनिमल्स हैव इंटरनल फ्लूइड्स विथ एन ऑस्मोलैरिटी हायर देन दैट ऑफ देयर सराउंडिंग, इसीलिए उनको जो मेन प्रॉब्लम होता है वो होता है वाटर उनकी बॉडी के अंदर आता रहता है ऑस्मोसिस के थ्रू। ठीक है, तो इन मैनी फ्रेश वाटर एनिमल्स इंक्लूडिंग बोनी फिशेस सच एज पर्च। ओके, वी हैव इट हियर। ये वाली पिक्चर में जो फिश है इसको इन्होंने बोला हुआ है, सो वील सी इट आफ्टरवर्ड्स। सो वो कहता है कि वाटर बैलेंस रिलाइज ऑन एक्सक्रीटिंग लार्ज अमाउंट्स ऑफ वेरी डाइल्यूटेड यूरिन। तो अब इनकी बॉडी में प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है फ्लडिंग ऑफ सेल्स। ठीक है, बहुत सारा पानी अंदर आ गया एंड सॉल्ट उसकी वजह से सॉल्ट डिफ्यूजन के थ्रू बॉडी से बाहर जा रहा है। इसको ओवरकम करने के लिए क्या होता है कि इनकी बॉडी बहुत लार्ज अमाउंट सॉल्ट, देखो बॉडी में पानी ज़्यादा हो गया तो इनका यूरिन कैसा बनता है? डाइल्यूटेड यूरिन बनता है, और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बनता है। दूसरी बात ये कि दे ड्रिंक ऑलमोस्ट नो वाटर, क्योंकि वाटर ड्रिंक करने की ज़रूरत ही नहीं है बाहर, क्योंकि इनकी बॉडी में सॉल्ट ज़्यादा है। तो बाहर का जो पानी है, वाटर लव सॉल्ट, मैं हमेशा बोलती हूँ हर वीडियो में ऑलमोस्ट ये बात, तो बाहर से पानी वैसे ही अंदर आ रहा है, सो दे डोंट नीड टू ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर। ठीक है, दूसरी बात, क्योंकि सॉल्ट भी बॉडी से लूज हो रहा है बाय डिफ्यूजन, जैसे अभी मैंने बताया, तो उसको ओवरकम करने के लिए दे ईट सॉल्ट रिच फूड। इनकी जो डाइट होती है उसमें सॉल्ट अपटेक ज़्यादा रहता है, एंड देन दे एक्टिवली ये लोग सॉल्ट अपटेक करते भी हैं बाय देयर गिल्स। ठीक है, तो ये यहाँ पे एक बहुत अच्छा डायग्राम है जिसमें मरीन फिश वर्सेस फ्रेश वाटर फिश ये दिखाया हुआ है। देखो मरीन फिश हमने पहले देखा था, इनकी बॉडी में क्या हो रहा है कि इनके बाहर सॉल्ट वाटर है, यानी कि बाहर सॉल्ट ज़्यादा है, तो पानी जो है वो बाहर आता है। ठीक है, ये जो आप यहाँ पे देख रहे हो, दिस इज, ये जो लाइट ब्लू कलर में जो एरो है ये वाटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जो ब्लू है ये सॉल्ट को। ठीक है, तो जो मरीन फिशेस होती हैं उनकी बॉडी का जो पानी है वो बाहर आ रहा है कंटिन्यूसली, तो इनको क्या प्रॉब्लम है? इनको प्रॉब्लम है डिहाइड्रेशन की। ठीक है, अब इसको ओवरकम करने के लिए बहुत सारी फिशेस, जैसे कि कार्टिलेजिनस फिशेस होती हैं, वो एक्टिवली उनके जो गिल्स होते हैं वो सॉल्ट की एक्सक्रीशन करते हैं। ये लिखा हुआ है यहाँ पे, एक्सक्रीशन ऑफ सॉल्ट आइंस फ्रॉम गिल्स, ताकि वो वाटर को रिटेन कर सकें। ठीक है, तो डिहाइड्रेशन को अवॉइड कर सकते हैं वो लोग। दूसरी बात ये सॉल्ट वाला खाना भी खाता है, एंड दे ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर एज वेल, स्पेशली बोनी फिशेस बहुत ज़्यादा पानी पीती हैं, वो एक्सक्रीशन ऑफ सॉल्ट नहीं करती,
बल्कि वो क्योंकि डिहाइड्रेशन का प्रॉब्लम है तो दे जस्ट ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर। दूसरी बात, जो कार्टिलिजिनस फिशेस होती हैं दे डोंट ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर, बट स्टिल दे ऑल्सो गेन वाटर फ्रॉम एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। और क्योंकि वो सी वाटर पी रही हैं तो सॉल्ट भी उनकी बॉडी में उस पानी की वजह से आ रहा है। ठीक है, उसके बाद दे गेन वाटर एंड सॉल्ट आइंस फ्रॉम ड्रिंकिंग सी वाटर एंड फ्रॉम फूड बोथ। एक तो पानी से भी सॉल्ट वाटर मिल रहा है और दूसरा आपका फूड जो खाना इनकी डाइट रहती है वो भी वाटर और सॉल्ट रिच रहती है मरीन एनिमल्स में। दूसरा, ये एक्सक्रीशन करते हैं सॉल्ट आइंस की फ्रॉम द ग्लैंड्स, रेक्टल ग्लैंड से भी, ठीक है, और गिल्ड से भी। एंड इनका जो यूरिन होता है वो कंसनट्रेटेड होता है क्योंकि ये पानी को कंजर्व करना चाहते हैं। ठीक है, अगर यूरिन के थ्रू भी डाइल्यूटेड यूरिन बनाएंगे तो वाटर लॉस यूरिन से भी हो रहा है, तो वो तो ऑलरेडी ये नहीं कर अफोर्ड कर सकते। ठीक है, दूसरा कहता है कि ऑस्मोटिक वाटर लॉस थ्रू गिल्स एंड अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, वो तो प्रॉब्लम हो गई ना आपकी। असल मसला ये है कि पानी ऑस्मोसिस के थ्रू जा रहा है बॉडी से बाहर, ठीक है, जैसे गिल्स वगैरह के सरफेस से हो गया। और सॉल्ट क्या हो रहा है कि पानी अंदर आ रहा है ना बॉडी के, तो ये प्रॉब्लम हो गया है। तो ये तो प्रॉब्लम में आ गया, ठीक है, कि जो वाटर है वो गिल्स वगैरह के थ्रू वाटर लॉस हो रहा है, पानी बाहर जा रहा है। ठीक है, सो ये इस तरीके से मरीन फिशेस के अंदर ऑस्मोरेगुलेशन होती है। नाउ कम्स द फ्रेश वाटर फिशेस, इनमें क्या होता है? सो इनमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है फ्लडिंग। पानी बहुत ज़्यादा बॉडी के अंदर आ रहा है बिकॉज बॉडी फ्लूइड में सॉल्ट ज़्यादा है बाहर के मुकाबले। सो ये लोग क्या करते हैं, ये एक तो दे गेन वाटर एंड सम सॉल्ट आइंस इन फूड, उसके बाद दे डोंट ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर बिकॉज ऑलरेडी पानी अंदर आ रहा है बॉडी के थ्रू बॉडी सर्फेसिस। सो ऑस्मोटिक वाटर गेन, ये वही बात लिखी हुई है कि क्योंकि बॉडी के अंदर सॉल्ट ज़्यादा है तो इसीलिए पानी बॉडी सरफेस के थ्रू, जैसे कि गिल्स हो गए और अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी सरफेस, वहाँ से ऑस्मोसिस के थ्रू पानी अंदर आ रहा है। दूसरी बात, ये लोग गिल्स वगैरह के थ्रू अपटेक ऑफ सॉल्ट करते हैं क्योंकि पानी ऑस्मोसिस के थ्रू बाहर जा रहा है, अंदर आ रहा है, और उसकी रिजल्ट में डिफ्यूजन के थ्रू सॉल्ट बाहर जा रहा है। तो एक प्रॉब्लम ये भी है कि सॉल्ट लॉस भी हो रहा है इनका, ठीक है, बाय डिफ्यूजन। तो उसको ओवरकम करने के लिए दे एक्टिव अपटेक करते हैं ये सॉल्ट का बाय देयर गिल्स। अच्छा, दूसरी बात, इनका जो फूड रहता है वो भी सॉल्ट रिच रहता है। ओके, ये लिखा हुआ है यहाँ पे। एंड देन दे प्रोड्यूस डाइल्यूटेड यूरिन, ताकि जो फ्लडिंग हो रही है उस पानी ज़्यादा हो गया तो उस सेल से वो निकाल के यूरिन के थ्रू पास कर देता है बॉडी से। ठीक है, एंड देन इट सेज ओके, दिस इज द इंटरेस्टिंग पार्ट। यहाँ पे वो कहता है कि जो आपके पास यूरी हेलिन, अब यूरी हेलिन क्या होता है? जो वो एनिमल्स जो कि लार्ज फ्लक्चुएशंस इन ऑस्मोलरिटी ऑफ एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को टॉलरेट कर सकते हैं, उनको यूरी हेलिन एनिमल्स या फिशेस कहा जाता है। यानी कि बाहर ऑस्मोलरिटी में अगर बहुत ज़्यादा चेंज आ रहा है तो कुछ एनिमल्स उसको टॉलरेट कर सकते हैं, वो उस चेंज को टॉलरेट करने की एबिलिटी रखते हैं, तो उन एनिमल्स को आप यूरी हेलिन बोलोगे। और कुछ एनिमल्स वो चेंज नहीं टॉलरेट कर सकते जिनको आप स्टेनोहेलिन कहेंगे, ये नहीं कर सकते ऑस्मोलरिटी में चेंज। ऑस्मोलरिटी क्या होती है भाई? सॉल्ट कंसंट्रेशन। एक सोल्यूशन में कितना सॉल्ट है उसको ऑस्मोलरिटी बोलेंगे। सिंपल, पानी है 1 लीटर, उसमें मैंने कितना सॉल्ट डाला, कितने मोल्स हैं सॉल्ट के, तो वो ऑस्मोलरिटी है। ठीक है, तो यूरी हेलिन जितने भी एनिमल्स हैं जैसे कि सामन हो गया, सो दे कैन चेंज देयर फिजियोलॉजी। वो लोग फ्रेश वाटर से सी वाटर और सी वाटर से फ्रेश वाटर में आ सकते हैं बाय चेंजिंग देयर फिजियोलॉजी। लेकिन उनको ये चीज़ करने के लिए बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक चेंजेस लाने पड़ते हैं अपनी ऑस्मो रेगुलेशन के पैटर्न में। ठीक है, जब वो रिवर में रहते हैं या स्ट्रीम में रहते हैं, अब रिवर स्ट्रीम क्या है? फ्रेश वाटर का एग्जाम्पल है। तो सामन ऑस्मो रेगुलेट करती है फ्रेश वाटर फिशेस की तरह। दे प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ डाइल्यूट यूरिन, और वो सॉल्ट अपटेक करता है वगैरह वगैरह जो भी हमने पढ़ा। लेकिन जैसे ही माइग्रेट करते हैं ओशन में,
जहाँ पे सी वाटर है, तो फिर यहाँ पे दे प्रोड्यूस मोर स्टेरॉइड हार्मोन जैसे कॉर्टिसोल वगैरह हो गया, दे एक्यूमुलेट सॉल्ट, दे सिक्रीट सॉल्ट ताकि वाटर अट्रैक्ट होके रिटेन हो सके बॉडी में, डिहाइड्रेशन का प्रॉब्लम ना आए. सो एज अ रिजल्ट ऑफ these and other physiological changes, salmon in salt water excrete excess salt from the gills and produce only small amounts of urine, just like pony fishes that spend their entire lives in salt water. तो वही बात लिखी हुई है. And then comes the topic of animals that live in temporary waters. यहाँ पे एक टर्म लिखी हुई है anhydrobiosis. यहाँ पे एक टर्म लिखी हुई है anhydrobiosis that we already discussed in some previous video. So यहाँ पे देखते हैं. दिस इज़ आवर नेक्स्ट टॉपिक. चलो यही हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं. वो कहता है, देखो मैं पहले शॉर्ट करके बता दूँ समरी में यहाँ पे लिखा हुआ क्या है. वो कहता है कि जो एनिमल्स एकदम थोड़ी थोड़ी देर के लिए पानी में रहने के लिए आता है, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल रिप्रोडक्शन के लिए वो पानी में आता है, बाकी वो लैंड पे रह रहा है, तो ऐसे एनिमल्स के लिए एक्सट्रीम डिहाइड्रेशन, डेसिकेशन उनकी डेथ का कॉज बन सकता है. ठीक है, तो इन बेचारों को प्रॉब्लम रहती है. पानी में तो ये अच्छे खासे हैं, खुश हैं, लेकिन जब ये बाहर गए लैंड पे तो फिर इनको एक्सट्रीम डिहाइड्रेशन का मसला आता है. ठीक है, और ये डेसिकेशन क्या है? कुछ नहीं, एक्सट्रीम डिहाइड्रेशन को ही डेसिकेशन कहता है. ठीक है, अब इसको आपने कंफ्यूज नहीं करना डेफिकेशन से, दैट्स अनदर थिंग. डेफिकेशन मीन्स डेफिकेशन आपने पढ़ा होगा उसमें डाइजेस्टिव सिस्टम में. डेफिकेशन का मतलब क्या होता है? इजेशन. ठीक है, तो जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है इन द फॉर्म ऑफ फीसेस व्हेन इट पासेस फ्रॉम आवर बॉडीज, उसको हम डेफिकेशन बोलते हैं. तो वो डेफिकेशन है, ये डेसिकेशन है. डेसिकेशन बोले तो डिहाइड्रेशन, एक्सट्रीम डिहाइड्रेशन को डेसिकेशन बोलेंगे, और लिखा हुआ है यहाँ पे. ठीक है, खैर, तो इन एनिमल्स को प्रॉब्लम रहती है एक्सट्रीम डिहाइड्रेशन की, जो कि फैटल, मतलब ज़्यादातर एनिमल्स ये चीज़ उनकी प्रॉब्लम होती है. अब अडेप्टेशन क्या है? सो वो एनिमल्स क्या करते हैं जब वो लैंड पे आते हैं डिहाइड्रेशन के से बचने के लिए, दे एंटर अ डॉर्मेंट स्टेट. ठीक है, अब डॉर्मेंट स्टेट आपने सुना होगा, डॉर्मेंट वॉल्केनोस. अभी जो इथियोपिया का एक डॉर्मेंट वॉल्केनो आफ्टर आई गेस 2000 years वो इरप्ट हुआ था एंड इट कॉस्ट यू नो sort of a wreak havoc. But anyways, तो dormant का मतलब होता है sleeping. So ये animals क्या करते हैं when they go on land? Dehydration से बचने के लिए they go under a dormant state, यानी कि sleeping state में चले जाते हैं, और उसको आप बोलते हो anhydrobiosis. देखो anhydrobiosis का सिंपल मतलब होता है कि एक जानवर की ability to सेव इटसेल्फ फ्रॉम एक्सट्रीम डिहाइड्रेशन, वो एनहाइड्रोबायोसिस होता है. एक तरीका है डिहाइड्रेशन से बचने का. इसमें इसका लिटरल मतलब है लाइफ विदाउट वाटर. सिंपल लफ्ज़ों में लाइफ विदाउट वाटर कैसे? क्योंकि जब ये डोमिनेंट स्टेट में जाते हैं, सो दे मेक श्योर इनका मेटाबॉलिक रेट एकदम कम हो जाता है. जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं जहाँ पे पानी रिक्वायर्ड होता है वो 85% कट हो जाती हैं. तो ये सारे चेंजेस आते हैं, तो इसी को आप बोलते हो एनहाइड्रोबायोसिस. ठीक है, सो दे ये एक तरीके का डोमिनेंट स्टेट है. डोमिनेंट को आप इनएक्टिव भी कह सकते हो. ठीक है, अच्छा, इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है टार्डिग्रेड्स. सो दे आर वाटर बियर्स. तो वो लोग क्या करते हैं, जब वो इस डोमिनेंट स्टेट में जाते हैं तो दे कैन लूज ऑलमोस्ट अपनी बॉडी का पूरा 85% पानी. ठीक है, तो अपना बॉडी का 85% पानी तकरीबन लूज़ करने के बाद कोई, जब वो इस एनहाइड्रोबायोसिस एक डोमिनेंट स्टेट में जाते हैं तो बॉडी में सिर्फ 2-3% पानी रहता है. ठीक है, इसका एग्जांपल आगे गिवन है. ये पिक्चर है उनकी. ठीक है, ये है एक हाइड्रेटेड टार्डिग्रेड, और जब वो एनहाइड्रोबायोसिस वाली स्टेट में जाते हैं तो अपनी बॉडी का ज़्यादातर पानी वो लूज़ कर देता है. ठीक है, अब ये पानी के बगैर ये सर्वाइव कैसे करते हैं? क्या ये अभी भी ज़िंदा है? ऑफ कोर्स है. ठीक है, ये एक डॉर्मेंट स्टेट है. एनहाइड्रोबायोसिस में कोई मरता नहीं है, इट्स जस्ट अ डॉर्मेंट स्टेट जहाँ पे थोड़े वक्त के लिए उनका मेटाबॉलिज्म, रिप्रोडक्शन जैसे जो सेकेंडरी प्रोसेसेस हैं वो रुक जाता है. ओके, नाउ लेट्स रीड दिस. यहाँ पे क्या कहता है वो, हाउएवर
A few aquatic invertebrates that live in temporary ponds and in films of water around soil particles can lose almost all their body water and survive. तो जो एनिमल्स टेम्पररी वाटर्स में रहते हैं वो क्या करते हैं, उनको प्रॉब्लम आती है एक्सट्रीम डिहाइड्रेशन की, लेकिन बहुत सारे आपके पास एक्वाटिक इनवर्टिब्रेट्स जो थोड़ी देर के लिए ज़मीन पे जाते हैं, तो उस वक्त के लिए ड्यूरिंग दैट फेज वो अपनी बॉडी का बहुत ज़्यादा पानी लूज़ करने के बाद भी सर्वाइव करते हैं। तो इन एनिमल्स के अंदर एक प्रोसेस होता है, एक अडेप्टेशन है, जो कि एक डॉर्मेंट स्टेट है, जहाँ पे वो क्या करता है, वो अपनी बॉडी का पूरा जो पानी है जानबूझ के उसको बॉडी से लूज़ करता है। ठीक है, their habitats when their habitats dry up, वो लैंड पे गए जहाँ पानी कम है या नहीं है, सो दे एंटर अ डोर्मेंट स्टेट। एक तरीके की अडेप्टेशन है जिसको आप एनहाइड्रोबायोसिस कहते हैं, जिसका मतलब है लाइफ विदाउट वाटर। सो अमंग द मोस्ट स्ट्राइकिंग एग्जाम्पल्स आर द टार्डिग्रेड्स या फिर वाटर ब्यूज। ये क्या करते हैं, ये टाइनी इनवर्टिब्रेट्स हैं जिनका साइज 1 मिलीमीटर लॉन्ग रहता है। अपनी एक्टिव स्टेट में इनकी बॉडी में 85% पानी रहता है, लेकिन जब एनहाइड्रोबायोसिस में ये एंटर करते हैं तो ये डिहाइड्रेट होकर 2% वाटर पे आ जाता है। ठीक है, और ये सर्वाइव करते हैं ऐसी एक्सट्रीम डिहाइड्रेशन वाली जगहों पे, हैबिटाट्स में भी। ठीक है, तो ये अपनी इनएक्टिव स्टेट में एकदम ड्राई हो जाते हैं और ये तकरीबन फॉर अ डिकेड और मोर, विच इज़ क्रेजी, आई मीन डिकेड यानी कि तकरीबन 10 साल, उतने टाइम तक ये उस इनएक्टिव स्टेट में सर्वाइव कर सकता है। ओके, अभी इस आगे ये बताएगा कि हाउ इज़ इट पॉसिबल कि जब उनकी बॉडी में कोई मेटाबॉलिज्म नहीं हो रहा, वाटर लॉस हो गया, तो ये सर्वाइव कैसे रहें, जिंदा कैसे फिर भी। सो जस्ट एट वाटर एंड विद इन फ्यू आवर्स द ओ माई गॉड, वो कहता है कि अगर आप जैसे ही इसको प्रॉपर पानी मिलेगा, थोड़ा सा भी पानी मिलेगा, विद इन आवर्स ये दोबारा से रीहाइड्रेट होकर अपनी प्रॉपर साइज में आ जाएगा। ठीक है, द rehydrated tardigrades are moving about and feeding. So anhydrobiosis एक आपके पास adaptation है that require, okay, anhydrobiosis requires adaptations that keep cell okay, so ये बताया हुआ कि how is it possible, anhydrobiosis के अंदर ये इस तरीके के animals जैसे tardigrade हो गया, ये अपनी cell membrane को intact बना लेते हैं पानी लॉस करके। intact यानी कि आप कोई भी कहीं से भी वियर एंड टियर नहीं है, कोई चीज़ वहाँ से एंटर या एग्जिट नहीं हो सकती। रिसर्चर्स आर जस्ट बिगिनिंग टू लर्न हाउ tardigrades सर्वाइव विद ड्राइंग आउट, बट स्टडीज ऑफ एनहाइड्रोबायोटिक राउंड वर्म्स, जो राउंड वर्म्स आपके पास नेमाटोडा का मेंबर्स है, बल्कि नेमाटोडा वाला जो फाइलम है आपके पास उसको राउंड वर्म्स कहा जाता है। अच्छा, राउंड वर्म्स जो होती हैं, आपने फ्लैट वर्म्स भी पढ़ा होगा, तो फ्लैट वर्म्स जो है वो प्लेटीहेलमिंथस को कहा जाता है, नेमाटोडा को राउंड वर्म्स कहा जाता है, एंड एनलेडा को क्या कहता है, सेगमेंटेड वर्म्स। ठीक है, ओके। अर्थवर्म्स जो है, सबने सुना होगा अर्थवर्म्स के बारे में, तो ये आपके पास इसका एग्जांपल है, एनेलिडा का एग्जांपल है। तो वो कहता है कि टार्डिग्रेड्स का तो ये सीन है, रिसर्चर्स आर वर्किंग ऑन इट कि किस तरीके से वो सर्वाइव करता है आफ्टर ड्राइंग आउट, यानी कि 2% वाटर कंडीशन पे। लेकिन अगर आप राउंड वर्म्स की बात करो तो वो ये बताती हैं कि जो डेसिकेटेड इंडिविजुअल्स हैं उनके पास एक तरीके का स्पेशल शुगर की बहुत ज़्यादा क्वान्टिटी रहती है। तो ये एक डाइसैकेराइड है जिसको ट्रेहलोस कहा जाता है। तो ये उस डिहाइड्रेटेड कंडीशन में उन राउंड वर्म्स को प्रोटेक्ट कर, उनके सेल्स को प्रोटेक्ट करती हैं। बेसिकली वो एक रिप्लेसमेंट या सब्स्टिट्यूट ऑफ वाटर का काम करती हैं। ठीक है, विच इज़ प्रीटी अमेजिंग। एंड देन इट सेज, ओके, where is it? So they replace water by this sugar that is normally associated with proteins and membrane lipids. बहुत सारे insects that survive freezing in the winter also use trehalose as a membrane protectant. Okay, सो बेसिकली वो कहता है कि राउंड वर्म्स जो हैं वो एक तरीके की शुगर को यूज़ करती हैं ताकि वो अपनी मेम्ब्रेन को, अपने सेल को प्रोटेक्ट कर सकें। और ऐसा ही बहुत सारे इंसेक्ट्स भी करते हैं, स्पेशली ड्यूरिंग
विंटर्स, आपने देखा होगा विंटर्स में आपको बहुत कम बग्स एंड इंसेक्ट्स नज़र आते हैं बिकॉज मोस्ट ऑफ देम दे अंडरगो एक तो दे अंडरगो डॉर्मेंसी, दे हाइड themselves अंडर layers ताकि वो सर्दी से बच सके एंड फ्रॉम डिहाइड्रेशन एज वेल ड्यूरिंग समर्स। कुछ इंसेक्ट्स ऐसा करते हैं कि um, वो भी एनहाइड्रोबायोटिक कंडीशन में चले जाता है एंड इन दैट केस ये पाया गया कुछ इंसेक्ट्स में भी ये सेम शुगर काम करता है, ट्रेहलोस sugar. Okay, so recently scientists began applying lessons learned from the studies of anhydrobiosis to the preservation of biological material. तो एनहाइड्रोबायोसिस को उस तरीके का सेम फिनोमेना हम लोग प्रिजर्वेशन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं ऑफ लिविंग मटेरियल्स। ट्रेडिशनली देखो किसी भी चीज़ में अगर पानी की क्वांटिटी ज़्यादा है तो उसका रॉटिंग का जो प्रोसेस होगा वो क्विक होगा एज कम्पेयर टू उस चीज़ में जहाँ पे वाटर क्वांटिटी कम रहती है। तो बेसिक सी एक बात है, ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे हनी कभी भी ख़राब नहीं हो सकती या बहुत सालों तक आप उसे प्रिजर्व कर सकते हो, वो ख़राब नहीं होगी बिकॉज उसमें वाटर क्वांटिटी बहुत कम रहती है और एक तो उसका एसिडिक उसमें उसका पीएच भी एसिडिक रहता है तो उस वजह से फिर वहाँ पे माइक्रोब्स वगैरह का ग्रो होना भी तकरीबन पॉसिबल नहीं रहता। सो बात यह है कि वाटर जो है वो बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स स्पेशली माइक्रोब्स जो हैं उनकी ग्रोथ के लिए एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। तो जहाँ पे आपको प्रिजर्वेशन करनी है तो वहाँ पे आपको वाटर लॉस करवाना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो बेसिकली व्हाट रिसर्चर्स आर डूइंग, दे आर अप्लाइंग द सेम मेथड्स ऑफ एनहाइड्रोबायोसिस, जैसे ऑर्गेनिजम्स वाटर लॉस करके उन एक तो वो अलग उनका पर्पस ये नहीं है कि दे हैव टू स्टॉप देमसेल्फ फ्रॉम रॉटिंग, बट उनको तो सर्वाइव करना है फ्रॉम डेसिकेशन या फिर डिहाइड्रेशन। लेकिन उसी सेम टेक्निक को रिसर्चर्स अप्लाई करें ताकि प्रिजर्वेशन कर सके वो बायोलॉजिकल मटेरियल्स की। और क्यों मैंने बताया अभी आपको। सो ट्रेडिशनली सैम्पल्स ऑफ प्रोटीन डीएनए सेल्स हैव बिन केप्ट इन अल्ट्रा कोल्ड फ्रीजेस। ज़्यादातर हम लोग किस तरीके से प्रिजर्वेशन होती है डीएनए वगैरह की, बहुत अल्ट्रा कोल्ड फ्रीजर्स में उनको रखा जाता है, सो दे कंज्यूम अ लॉट ऑफ एनर्जी एंड स्पेस। लेकिन अगर आप manufacture of materials modeled after the predicaments found in anhydrobiotic species has enabled such samples to be stored in compact chambers at room temperature. तो ये जो एनहाइड्रोबायोसिस में जो हो रहा था वाटर लॉस करवा के आप एकदम उसमें पानी की क्वांटिटी कम से कम कर दें, फिर रिसर्चर्स ने ये देखा कि ये सेम टेक्निक जब हमने अप्लाई की तो ये सैम्पल्स अब कम जगह भी ले रहे हैं, स्पेस भी कम ले रहे हैं और अब उनको टेम्परेचर भी नहीं चाहिए तो एनर्जी भी सेव हो सकती है, तो रूम टेम्परेचर पर अच्छे से प्रिजर्वेशन अब हो सकती है। सो दे आर वर्किंग ऑन इट, दैट इज़ इट। एंड इंटरेस्टिंग था काफ़ी। यहाँ पे मे बी एक जो पॉइंट नया देखने को मिला हो वो दिस इज़ अबाउट दिस शुगर, कि भाई जो एनहाइड्रोबायोसिस वाली कंडीशन में किस तरीके से ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करते हैं। तो वाटर को तो लॉस कर दिया उन्होंने, लेकिन उसकी रिप्लेसमेंट में जो चीज़ इस्तेमाल करें दैट इज़ द डाइसैक्राइड शुगर। डाइसैक्राइड बोले तो कि उसके पास दो इस तरीके से मोनोमर कंबाइन होते हैं, जैसे कि आपने सुक्रोज के बारे में सुना होगा। सुक्रोज एक डाइसैक्राइड है, यानी कि ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज वाली शुगर सुक्रोज कहलाती है। उसी तरीके से ट्रेहलोस एक शुगर है, डाइसैक्राइड है। कुछ एनिमल्स इसको एज ए रिप्लेसमेंट यूज़ करते हैं एनहाइड्रोबायोसिस में जब वो होता है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे लैंड एनिमल्स के